नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो एक वीडियो आपने देखा होगा हल्द्वानी का, जहां पर हमने आपको लाइव दिखाया किस तरीके से एक भूमि पर जेसीबी चलता है और वहां पर पुलिस और कुछ पक्ष में बीच में झड़प होती हुई दिखती है। इस वीडियो के बाद कमेंट्स आए हैं हमें कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसको विस्तार से अब बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर टेक्निकल चीजें इस जमीन के पीछे क्या है, वो सारी बारीकियां इस जमीन की आपको आज बताएंगे। सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जहां अतिक्रमण और ये तमाम चीजों की बोलबाला है, वहीं एक व्यक्ति है जो 1984 से अपनी जमीन को लेकर और अपना जो जिस पर राइट मालिकाना हक उसका है, वो लगातार दर-बदर भी भटक रहा है। वो व्यक्ति है चंद्रप्रकाश जोशी जी। उनसे सीधे टेक्निकल चीजें जान लेते हैं और पूरा विवाद भी आपको आज बता देते हैं कि विवाद है क्या और आखिर आज जो तस्वीरें आपके सामने आई थी उसके पीछे का क्या कारण था। तो चंद्रप्रकाश जोशी जी, सीधे एक सवाल है। आज एक वीडियो देखी तो काफी लोग थे और जो दर्शक थे उन्होंने ये भी जानना चाहा, अपनी इच्छा जताई है कि आखिर ये मामला है क्या मामला है। और 1984 से लेकर या उससे पहले से भी मैं बोलूंगा, आपकी पूरा परिवार न्यायालय से लेकर, रेवेन्यू बोर्ड से लेकर, कुमाऊं कमिश्नर से लेकर लगातार भटक रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आप बताएं। सर, ये पहले तो नमस्कार आपको बहुत बहुत। और ये मामला ये है, ये हमारे दादाजी की खरीदी हुई जमीन थी। तो इनने एक फर्जी वसीयत बनवा की दादाजी के नाम की, तो उसको लेके ये गए एसडीएम कोर्ट, दावा किया इनने सन 84 में हमारे पास। तो जब उनको साक्ष्य माने गए तो वो झूठे निकले। जो इनने गवाही की थी उसमें, तो उन लोगों ने गवाही दी वहाँ, वो सब झूठी निकली। तो वहाँ से एक अपना जो केस था इनने किया हुआ एसडीएम कोर्ट में, ये लोग हार चुके। तो उसके बाद इनके मन में फिर वो आई, तो एक कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल हमारे फिर दावा किया, तो वहाँ से भी ये लोग हार गए। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गए, तो वहाँ से भी इनका दावा खारिज हो गया। तो उसके बाद सीधे ये हाई कोर्ट गए। 2013 में हाई कोर्ट से भी दावा इनका खारिज हो गया। अब ये लोग जबरदस्ती वहां घुसना चाहते हैं। और आज हम वहां बाउंड्री करने के लिए हमने जेसीबी बुलाई थी, और वो जेसीबी से हम अपना बाउंड्री बनाने के मूड में थे, तो उतने में ये गुंडू को लेके आ गए और इनने जेसीबी ड्राइवर के साथ मारपीट की। तो इसको लेकर आपने कहा 2013 में हाई कोर्ट से ये लोग हार गए हैं। उसके बाद आपने अब जो ये यहां पर आए हैं और आज जो सारी तस्वीरें जो लोगों ने देखी है, सवाल यहां पर यह है, आज भी एक ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर भी मैंने उस वीडियो में दिखाया था। पहले मैं उसका भी ऑर्डर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों को स्पष्ट होना चाहिए आखिर था क्या। एक ऑर्डर आया था तहसीलदार साहब का, हम राजस्व विभाग भी गए थे इस मामले को जानने के लिए। वो ऑर्डर क्या था और उस पर क्या लिखा हुआ था? भाई एक हफ्ते पहले तहसीलदार साहब का और पटवारी जी का वहां दौरा हुआ। उनने दोनों पक्षों को बुलवाया, तो मौके पर उनसे कहा कि कागज दिखाओ। ठीक है। और हमसे भी कहा कागज दिखाओ। हमने अपने दादाजी की रजिस्ट्री से लेके और इस बार खसरा तक का, गेहूं में बोया हुआ खसरे तक की कॉपी उनको दिखाई। तो उनने हमारा मांगा कि आप सही हैं, आप इसके मालिकाना हक है। तो उनसे कहा तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो दिखाओ। वो कहते हैं कि हम हैं, कब्जा है, ये है, वो है, बस इतना कह के वो बात खत्म हो गई। तो एसडीएम साहब ने हम ही को ही उसमें कब्जेदार माना है, तहसीलदार साहब ने। एक सवाल मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूं, समझिएगा, ये टेक्निकल चीज इसलिए भी है। और एक और व्यक्ति हमारे साथ है, जोशी जी, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं। जब हम राजस्व विभाग जाते हैं, जोशी जी आपसे भी प्रश्न में ये सेम प्रश्न रहेगा। ये व्यक्ति किसी जमीन के मालिक हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अपनी ही जमीन पर आखिर कब्जा दिलाएगा कौन? सवाल ये है यार है। हम तो अपनी जमीन पर केवल तारबाड़ा और बाउंड्री करके लिए ट्रक भी बुलाया था, ईंटें भी लाए थे, सब कुछ लाए थे। ये कुछ गुंडों को लेके और अपने परिवार की महिलाओं को लेके जबरदस्ती वहां मारपीट पर उतर गए। तो इसका हमने तो विरोध नहीं किया, लेकिन पुलिस प्रशासन देखता रहा। उसमें पुलिस वालों के भी डंडे पड़े, तो पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मुझे ये लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन भी मिली भगत है। जोशी जी के पास सीधे मैं चल लेता हूं। जोशी जी, सीधा सवाल यही रहेगा, आप भी वहां पर मौजूद थे, आपकी मौजूदगी को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठे। पुलिस से और आपकी झड़प भी हुई, और झड़प क्या हुई, जो मुंह से आपने जो बातें कही हैं, पुलिस ने आरोप लगाया आप कौन थे, आपका क्या परिचय, आपने परिचय भी वहां पर दिया, और जो चीजें वहां पर हुई वो सबने लाइव वीडियो में देखी है।
मैं राजस्व की बात करूंगा और वो ऑर्डर्स की बात करूंगा जो 1984 से लेकर 2013 तक हुए हैं, और ये भी जानना चाहूंगा कि रेवेन्यू और राजस्व का जो ये मामला पूरा है, आखिर कब्जा और मेरी अगर भूमि है उस पर कब्जा कौन दे सकता है या कब्जा कौन दिला सकता है अगर मैंने ही खरीदी है? ये प्रश्न चिन्ह मेरे मन में इसलिए भी है, तहसीलदार साहब के पास भी हमने जानना चाहा कि आखिर कौन दिला सकता है, तो उन्होंने कहा डायरेक्शन करवा दीजिए। तो ये डायरेक्शन कहां से आएंगी? सबसे पहले सादर प्रणाम गोधियाल जी, आप हमेशा सत्य की जो आवाज उठाते हैं और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमारी जमीन, हम अपनी जमीन को क्यों विवादित करेंगे? वो लोग कोर्ट गए, वो लोग एसडीएम के हारे, वो लोग कमिश्नरी में हारे, वो राजस्व परिसर में हारे, उसके बाद वो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी हार गए। चकबंदी आई होगी, अगर वो जमीन पर काबिज होते तो आप बताइए चकबंदी पर अपने नाम नहीं चढ़वाते जमीन? भाई वो कहते हैं कि जैसे प्रकार से वो कहते हैं कि हम काबिज हैं, काबिज होते तो चकबंदी में उनका नाम नहीं चढ़ता। चकबंदी में जो कब्जेदार होता है उसकी जमीन पर कहीं ना कहीं उनका नाम होता ना, कुछ तो होता, यानी कि कभी काबिज थे नहीं, चंद्रप्रकाश जी काबिज थे। और दूसरी चीज, हमारी जमीन पर हमें जाने के लिए किससे परमिशन लेनी है? भाई वो पुलिस आज के कोर्ट जा, कोर्ट से तो वो हार के आ गए ना, वो गए कोर्ट हार के आ गए, हम अपनी जमीन के लिए कहाँ जाएं? उसके बाद पुलिस पिछली बार आती है और उन्होंने दोनों पक्षों को कहती है बाहर जाओ, हमें बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? चलो निकाल दिया। हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, पुलिस प्रशासन हमारी मित्र है, पुलिस मित्र है, हमने उनके आदेशों का पालन किया, हम बाहर आ गए। उन्होंने एक रिपोर्ट जो है एसडीएम के लिए लिखी, एसडीएम ने एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करके तहसीलदार साहब को मौका मुआयना करके रिपोर्ट दे दी। तहसीलदार साहब मौके पर आते हैं, दोनों पक्षों से रिपोर्ट मंगाई गई और पूछा गया कि आपके पास क्या कब्जे के आधार का कोई भी एक दस्तावेज है? वो नहीं दिखा पाए। वो कहते हैं कब्जा जो है बाजुओं का होता, भुजाओं का होता, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ, और अगर गुंडागर्दी होती है तो फिर हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो है हम यहाँ से चले जाएं, और अगर जाना है तो पदयात्रा करके माननीय गृह मंत्री जी के वहां पर जाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री जी के वहां पर जाएंगे कि कैसी कानून व्यवस्था है। हालांकि हमारे प्रदेश के जो डीजीपी सर है वो बहुत ईमानदार है, डेड ऑनेस्ट है। अगर आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुंचाएगी तो मैं एक बात उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक पूर्व विधायक, ये इनके रिश्तेदार हैं और ये एक छल बल रच रहे हैं। पहले ये कहते थे कि उन्होंने, चंद्र प्रकाश जी ने दूसरे की जमीन बेच दी। आप बताइए अगर दूसरे की जमीन बेची होती तो इनके खिलाफ जो व्यक्ति हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ रहे हैं, जबरदस्ती इनकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, क्या वो इनके खिलाफ 420 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा के इनको जेल नहीं भेजते? यानी कि इन्होंने आज तक कभी किसी की जमीन नहीं बेची, और अगर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी जमीन बेच भी रहे हैं तो वो बेचना इनका अधिकार है। और दूसरी व्यक्ति के लिए मैं क्लियर कर दिया है कि अगर वो कभी कब्जे पर होता तो चकबंदी में उनकी जमीन उनके नाम चढ़ चुकी होती, तो कभी कब्जे पे भी नहीं थे, चंद्रप्रकाश जी थे। लेकिन आज जब ये अपनी जमीन पर अब ये बाउंड्री करते हैं तो उनकी नीयत में खोट होता है। वो कहते हैं जमीन में हम गुंडागर्दी करेंगे, जो कर रहे हैं वो गुंडागर्दी, जिस प्रकार से आज उन्होंने गुंडागर्दी करी, ये बेहद निंदनीय है। डीजीपी सर ने कई सारे एनकाउंटर करे हैं। मैंने पीछे एक नेता ने जो है उन पर जब आरोप लगाने की कोशिश करी तो मेरे को बहुत, मेरा खून उबाल मारा और मैंने बताया डीजीपी सर की सच्चाई और ईमानदारी को बताया मैंने। तो आज इस हल्द्वानी में ये कांग्रेस के पूर्व विधायक और भाजपा का एक बड़ा नेता इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। हालांकि यहाँ के एक प्रशासनिक अधिकारी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उस भाजपा के बड़े नेता को बड़ी स्ट्रिक्टली पूछा कि भाई आप बताइए कैसे, आप कौन? उन्होंने एक फर्जी रजिस्ट्री कर दी। उसके अलावा उन्होंने और भी जमीनों में जो है कई जगह पर उन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं नालों के ऊपर। तो उसके बाद उनकी संलिप्तता थोड़ी कम हुई, लेकिन पीछे से वो संलिप्त हैं। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं वो बैकअप दे रहे हैं इनको, अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। भी विधायक पूर्व रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में 1-2 बार विधायक रहे हैं, तो लगातार उनकी आला अधिकारियों से टेलीफोन पर बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन पर बात होती है। तो एक छल उन्होंने रचा और माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी सर को या तमाम आला अधिकारियों को गुमराह कर दिया कि जमीन, इन्होंने अपनी जमीन बेच दी। अपनी जमीन आदमी अपनी ही तो बेचेगा, दूसरे की तो बेचेगा नहीं, और दूसरे की बेचेगा तो जेल जाते। अपनी जमीन बेची, उनके नाम कुछ नहीं थे, वो माननीय उच्चतम न्यायालय तक हार गए। उसके अलावा वो जो है क्या नाम कहते हैं, जब पुलिस वहां पर एसडीएम साहब ने मौका मुआयना कराया पुलिस की रिपोर्ट के बाद, तो वहां पर उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, कोई उन पर इवन देन काबिज होने का कुछ तो प्रूफ होता, कुछ तो प्रमाण होता, कुछ भी नहीं है। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि सही व्यक्ति को उनकी जमीन पर काबिज रहने दीजिए और इन्हें सुरक्षा दीजिए, क्योंकि ये गुंडे ने कभी भी मार सकते हैं, कभी भी मरवा सकते हैं। अब ये लोग किसी भी हद तक, जो पुलिस के सामने इतनी मारपीट करी उन्होंने, पुलिस के सामने इतनी हाथापाई करी, एक हमारे जो किसी कार्यकर्ता का हाथ तक टूट रखा है, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग।
तो आप बताइए भविष्य में क्या, किस हद तक वो जाएंगे। और आज के इस घटनाक्रम के बाद उनके हौसले बढ़ेंगे। और अगर प्रशासन ने उन पर कार्रवाई नहीं करी, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत नहीं करी, उन पर कार्रवाई नहीं करी और इनको सुरक्षा के साथ इनको इनकी जमीन पर नहीं जाने दिया, तो मैं पैदल मार्च निकालूंगा यहाँ से। माननीय उच्चतम न्यायालय होते हुए मैं गृह मंत्री के आवास पर जाकर के उपवास करूंगा। उसकी सारी जिम्मेदारी फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन की होगी। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बदनाम हो, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी बदनाम हो। सही का तो साथ दें। एक तरफ योगी जी ने देखिए पूरे भूमाफियाओं को या गुंडे तत्वों को ये उनके जहन में खौफ पैदा कर दिया। एक तरफ ये गुंडे भूमाफिया इस प्रकार से आगे आएंगे तो फिर बहुत गलत होगा। सही के साथ दीजिए, सत्य को आगे करिए। सत्य परेशान होता, पराजित नहीं होता। हमारे गुलजू देवता जी भी देख रहे हैं, सारे इष्ट देवी देवता देख रहे हैं। तो मैं प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमने कानून का पालन किया। पिछली बार इन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी आप नहीं जाएंगे, हमने माना कानून को और वो लगातार वहां पर जा रहे हैं। पीछे भी एक बार फोर्स गई थी, तो ये गलत हो रहा है। इस प्रकार से कानून व्यवस्था को ये लोग उकसा रहे हैं, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है किसी भी प्रकार से इनको सुरक्षा दी जाए और उनको सुरक्षा देने के साथ साथ इनकी जमीन पर काम करने पर जो लोग इनकी जमीन में घुस रहे हैं, 452 या जो लोग इनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं उनके खिलाफ, या जो भूमाफिया एक्ट में जो भी कार्रवाई होती है उनके खिलाफ होना चाहिए। इस प्रकार से ये माहौल खराब करेंगे, कल गलत करेंगे। हम हालांकि हम तमाम बार काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट में या तमाम सारी जगह भी सारे फैक्ट्स करेंगे और सारी कार्रवाई को करेंगे। और अगर फिर भी पुलिस ने जबरन कब्जा दिला दिया तो माननीय उच्चतम न्यायालय में पुलिस के द्वारा की गई किसी FIR को, इन चीजों को लेकर के हम जाएंगे। एक सवाल जोशी जी, हमने भी जानने का प्रयास किया था, दूसरे पक्ष से भी जाना था, और वो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे वो ये साबित कर पाए कि वो काबिज वहां पर है। और उन्होंने ये कह दिया कि हमारा कब्जा है, सिर्फ ये कह के मौखिक तौर पे। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन्हें ये ऑन कैमरा ये बात बोली है, ऑन कैमरा ये बात बताई है। सवाल ये होता है कि अगर उन्होंने ऑन कैमरा ये बात बोली है तो पक्ष कैसे उभर कर आ गए? ये पक्ष क्या हो गया? क्योंकि ये दो पक्ष का तो मामला ही नहीं होना था। सबसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो मैंने कहा ना, अगर उनका कभी कब्जा होता तो चकबंदी जब आई होगी, भाई एक 1946 के लगभग इनके दादाजी लोगों ने जो जमीन खरीदी है तब से आज तक कभी चकबंदी तो आई होगी ना। चकबंदी के दौरान अगर उनका कब्जा होता तो उनके बाप दादाओं के नाम नहीं चढ़ती। वो केवल एक साजिशन, एक छल दल बल श्याम दाम दंड, उनका उद्देश्य है कि इनसे जबरन अवैध वसूली की जाए, इनसे उगाही की जाए, इनसे पैसे हड़प किए जाएं, इनके धन का गबन किया जाए। उनका एक मात्र जो एक सूत्री कार्यक्रम है वो सिर्फ ये है कि चंद्र प्रकाश जी का मोरल डाउन किया जाए। कभी उनके परिवार के लोग गुंडाई करते हैं, कभी उनके लोग गुंडाई करते हैं, कभी विधायक द्वारा गुंडाई करवाते हैं, कभी प्रशासन द्वारा। तो एक तरीके से इनका मनोबल तोड़ा जाए। इसी प्रकार से इसी टेंशन में इनके एक भाई के ब्रेन हेमरेज हुआ, इसी टेंशन में इनके देखिए 2 छल्ले पड़ गए। और आज वो लोग पूछते हैं कि आप लोग क्यों, हम अगर इनके साथ नहीं देंगे तो देगा कौन? हम क्यों बने? सुराज क्यों बना है? सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तो सुराज बना है। मैं प्रदेश का नेता हूं, मैं प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूं। जब मैं इनके साथ खड़ा हूंगा तभी तो ये मेरे साथ खड़े होंगे, तभी तो एक बड़ा जन सैलाब बनेगा। अगर मैं सही को सही गलत कहने के लिए नहीं मेरी हिम्मत होगी तो इतना बड़ा जन सैलाब कैसे खड़ा होगा? आज जो उत्तराखंड के तमाम पूरे प्रदेश में जो आज कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं, वो क्यों जुड़ेंगे? सही के साथ खड़े रहेंगे। सही के साथ खड़े रहने के लिए सुराज बना है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। पुलिस अगर मुकदमा लिख देगी तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कराएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय में ये हारे हैं और हम पूछेंगे कि आप बताइए ये अवैध वसूली नहीं है, 386 पर नहीं लगाई गई तो क्यों? सोचो कि जब आज माननीय SDM साहब ने रिपोर्ट दे दी, पुलिस ने रिपोर्ट दे दी, इनके पक्ष में माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दे रखा है, तब पुलिस इनको बाहर निकाल रही है। अगर सोचो इनके पास कुछ नहीं होता तो इनका क्या हाल होता? तो मैं DGP सर हमारे बहुत ईमानदार है, मैं अनुरोध करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपकी ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूं हमेशा से। आपके बारे में जो सुना है वो जाना है, वो हमेशा आपकी ईमानदारी का मैं चारों तरफ जय जयकार करता हूं, डंका बजाता हूं। लोगों को आपके बारे में जो मैंने देखा जाना उसको बताता हूं। अगर आपके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो मेरा खून उबाल मारता है। मैंने आज तक कभी गलत के साथ खड़ा नहीं रहा, कभी गलत नहीं करा। बस मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप देवता हैं, मैं मानता हूं आपको कि आप हमेशा सत्य को सत्य। और मैंने एक बार आपका एक इंटरव्यू देखा था आज तक पे किसी बड़े चैनल पर, उसमें आपने स्पष्ट जो कहा, आपने जो पारदर्शिता बातें रखी, पुलिस के लिए जो कहा था कि पुलिस इतने किलोमीटर गाड़ी चलाती है, उसके पास आय का क्या साधन होता है?
तो आप सही और गलत में सत्य का साथ देते हैं, सही बोलते हैं। तो बस मैं आपसे इतना सा अनुरोध करूंगा कि इस मामले में जो लोग आप आला अधिकारियों का आपको गुमराह कर रहे हैं, उनको आप नकेल कसिए, सत्य के साथ दीजिए। सत्य ये है कि इन्होंने किसी की जमीन नहीं बेची। अगर कभी बेची भी होगी तो अपनी जमीन अपने कागजों पर चढ़ी हुई, अपने बाप दादाओं के द्वारा ली हुई जमीन बेची होगी। और अगर वो पुश्तैनी जमीन होती तो कहीं ना कहीं चकबंदी आई या कुछ हुआ, उनके नाम चढ़ी होती। माननीय उच्चतम न्यायालय तक वो कभी नहीं जीतते। उच्चतम न्यायालय में हारने के बाद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए, कि उन्हें पता चल चुका था कि वो जमीन पर न तो कभी काबिज थे और ना उनकी है। अब पुलिस जबरन कब्जा कर दे, कोई ऐसा दस्तावेज बना दे, या प्रशासन को ऐसा दस्तावेज बना दे, या बड़े जो पूर्व विधायक है उनके दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए, प्रशासन आ जाए, तो एक बात अलग है। वरना मैं 100% कहता हूं कि आपके चैनल, किसी भी चैनल के माध्यम से जब डीजीपी सर पर बात जाएगी तो निश्चित तौर से इनको सुरक्षा भी मिलेगी और ये जमीन पर अपना कार्य भी करेंगे। अंतिम सवाल जोशी जी, जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, जो चंद्रमोहन जोशी जी ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसमें हाई कोर्ट की जो बात कही है 1984 से अभी तक की जो मैं बात कह रहा हूं, सीधा स्पष्ट मैं सवाल करूंगा कि आखिर कब्जा कौन दिलाएगा। मेरा ये सवाल इसलिए भी मेरे मन में है कि अपनी ही भूमि पर ये जो कब्जा है कौन दिलाएगा, आखिर किसके पास जाना होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये कहता है कि तहसीलदार स्तर पे मैं बात कह रहा हूं कि ये हमारा काम नहीं है। और देखिए अगर आप बिल्कुल देखिए, मैं बताऊं आपको, कब्जा तो ऑलरेडी इनका है। वो लोग जबरदस्ती प्रशासन के माध्यम से ये दबाव दे रहे हैं कि तुम बेदखली बात डालो। अपनी जमीन पर हम बेदखली बात क्यों डालें? जब हाई कोर्ट से हार गए तो हम कोर्ट गए होते, हम हारे होते, हमारी जमीन होती, बेदखली बात डालते। हमारी ही जमीन, अपनी जमीन को कोर्ट में फंसा दें, अपनी जमीन को उलझा दें। और रही कब्जा दिलाने का, कब्जा तो ऑलरेडी है। ये तो अब इनकी गुंडागर्दी पता नहीं किसकी सेब पर ये जबरदस्ती हमसे अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसका केवल अगर कुछ करेगा तो प्रशासन करेगा, पुलिस करेगी। पुलिस उनके खिलाफ 386 का मुकदमा लिखेगी, पुलिस उनके खिलाफ 452 का मुकदमा लिखेगी। जबरदस्ती हमारे खेत में, हमारी बाउंड्री में घुसे, वो हमारे साथ हाथापाई मार पिटाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ 323, 504, 506 में मुकदमा लिखेगी। जिस तरीके से आज उनके हाथों में बांस बल्लियां डंडे पंडे थे, उसके खिलाफ उन पर कार्रवाई करेगी। करना तो पुलिस ने, अब पुलिस जबरदस्ती गुंडाई करके उनको बिठा दे। लेकिन आज की जो घटना हुई उसमें पुलिस को सुरक्षा भी देनी चाहिए, और वो लोग अगर जमीन पर दोबारा आते तो उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजना चाहिए। अवैध वसूली वो कर रहे हैं, समझौता क्यों, किस लिए समझौता? अपनी जमीन का, कल मान लीजिए आज कोई आदमी यूपी और बिहार का नौकरी कर रहा है, कल वो अपने घर जाएगा तो क्या वो अपनी जमीन या अपने मकान पर काबिज नहीं होगा? आज मैं मान लीजिए ज्यादातर समय देहरादून बिता रहा हूं और कल मैं हल्द्वानी में मेरा घर है, मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं यहाँ आऊंगा तो क्या मेरे भाई लोग या मेरी बहनें लोग मुझसे ये कह देंगे तुम्हारा हिस्सा नहीं? या आज हम लोग यहाँ और पहाड़ पर कभी कभी आते हैं जाते हैं, हम पहाड़ जाएंगे तो क्या वहाँ हम लोग अपनी जमीन पर काबिज नहीं होंगे? क्या हमारी जमीन को हम बोएंगे खाएंगे नहीं? क्या हमारी जमीन को कभी हमारी स्थितियां परिस्थितियां, आज मैं ईमानदारी से राजनीति कर रहा हूँ, 100% समाज की सेवा कर रहा हूँ, अगर मुझे कभी अपनी जमीन या दुकान बेचनी पड़ेगी या अपना कभी जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, तो क्या मैं पुलिस प्रशासन से मैं मांगूंगा मदद? मैं उनसे लिख के लूंगा कि मैं पूछूंगा कि मैं अपनी जमीन बेच दूं या नहीं बेच दूं, अपनी जमीन पर निर्माण करूं या नहीं करूं? हाँ, अगर हम उस पर कॉलोनी डेवलप करेंगे तो रेडा में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये आप प्रॉपर जो है नियम संगत कोई काम करेंगे, उस समय हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे। अगर नियम विपरीत कोई काम करेंगे तो, लेकिन अगर नियम अनुरूप ये कोई काम कर रहे हैं तो पुलिस को इनकी सुरक्षा में, इनके कानून व्यवस्था, आज जो आदेश करे पुलिस को, एसडीएम साहब उन्होंने ये लिखा ना, पुलिस का आवश्यक कार्रवाई माने जो दूसरी पार्टी जबरदस्ती आ रही है उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजे, और ये अपनी जमीन पर काबिज ने, प्रशासन ने स्पष्ट अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसे पुलिस गोल मोल ना घुमाए। तो बस मैं इतनी सी मैं मदद चाह रहा हूँ कि इनकी मदद हो और बाकी लोगों पर कार्रवाई हो। अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता आई है, उसमें ट्रेसपास एक सेक्शन 329 के तहत आता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में, जैसा आप कह रहे हैं कि इनका कब्जा है, तो ये पुलिस के उसमें भी है कि क्या इस तरीके की कोई एफआईआर आपके द्वारा, क्योंकि आप तो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं। हाँ, इन्होंने हमारा मीटर उखाड़ दिया, हमने अभी तक रिसीविंग दे रखी है, उन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। होगी, देखिए मैंने क्या कहा, अभी तक हम डीजीपी सर के संज्ञान तक मामला नहीं पहुंच पा रहा था। पूर्व विधायक थे, अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन विधायक जी द्वारा उन्हें भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया होगा, मैं मानता हूं, जब वो सर्किट हाउस में थे तो इन लोगों द्वारा गुमराह किया हुआ 100%। लेकिन आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक और डीजीपी सर तक ये बात पहुंचेगी और सारे कागज दस्तावेज वो समझ जाएंगे
उन्हें पता चल जाए कि आज तक मुझे तो गुमराह किया गया, तो निश्चित तौर से वो बहुत स्ट्रिक्टली उन विधायकों पर भी कार्रवाई करेंगे और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है, ईश्वर है तो अब उन पर कार्रवाई होगी, वरना तो फिर तो देवभूमि है, यहाँ जो होगा वो सबके सामने होगा। बिल्कुल। और गोलजू महाराज की ये धरती है और न्याय के प्रतीक भी हैं। और यहाँ पर जोशी जी अंतिम सवाल आपसे करता हुआ जाऊंगा, अब आगे क्या, क्योंकि लंबा समय हो चुका है और बहुत लंबा समय मैं कहूँगा इसे, कई पीढ़ियाँ और कई आपके जो भाई बंद थे उनकी मृत्यु भी हो गई है इस बीच। और सवाल यहाँ पर ये भी है, जैसे जोशी जी ने बताया कि आपके भी स्टंट डले हुए हैं। मेरा बाईपास हुआ है। बाईपास हुआ है। आगे क्या है? और क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे उनके पक्ष के भी लोग होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन से भी कहता हूँ कि भाई जो हमारी अपनी बाउंड्री चेक बाउंड्री कर रहे हैं उसमें हमारी मदद करे और हमको सुरक्षा मुहैया कराए। ये लोग गुंडों को लेके आज मारपीट की इनने, तो हमें तब से थोड़ा भय जैसा लग रहा है, तो इससे मुझे लगता है कि हमें प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कराए। तो ये कहना है चंद्र प्रकाश जोशी जी का कि सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, सुरक्षा मुहैया कराई जाए, पर सवाल यहाँ पर यही है, जो ऑन डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, जो पेपर कह रहे हैं, जो 84 से लेकर अभी तक जो सारे पेपर जो ऑर्डर दिखाए हैं और आज का भी जो ऑर्डर है वो भी हमने देखा, तो ऐसा प्रतीत होता है। और मैं कहूँगा कि जो पेपर बोल रहे हैं वो इनका वहाँ पर मालिकाना हक बता रहे हैं। अब सवाल ये है, जोशी जी ने उम्मीद बताई है कि डीजीपी साहब या जो तमाम आला अधिकारी हैं, क्योंकि ये कमिश्नरी जो हैं, जो उसके सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो अपने आप में अपनी कार्यशैली की वजह से जाने जाते हैं और अपने आप में एक ऐसे अधिकारी हैं जिनकी छवि पूरे आईएएसओ में सबसे साफ सुथरी बताई जाती है। तो उनके लिए भी ये बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनकी कार्यशैली पे हमेशा लोगों ने देखा है कि वो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण पर क्या होता है आगे, और हम भी इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।